गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है डायमंड डस्ट टू कूल अर्थ। ये टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स ने एक्सप्लोर किए हैं जियो इंजीनियरिंग टेक्निक्स, खासकर सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को मिटिगेट किया जा सके। इस टेक्निक के अंदर क्या किया जाएगा कि मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ डायमंड डस्ट जो है अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में जो है स्प्रे की जाएगी, ताकि जो सोलर रेडिएशन आ रही है उसे रिफ्लेक्ट अवे किया जा सके प्लैनेट से, जिसकी वजह से जो है प्लैनेट कूल हो सके। तो जियो इंजीनियरिंग में क्या होता है कि लार्ज स्केल इंटरवेंशंस की जाती है अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम में, ताकि नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग को कॉम्बैट किया जा सके। तो इसमें दो मेन अप्रोचेस फॉलो की जाती हैं। पहला तो है सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। तो जियो इंजीनियरिंग की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर जिस तरह से राइज़ हो रहे हैं, 1.2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स तो अभी तक ऑलरेडी राइज हो चुके हैं, और 2023 में तो हमने 1.45 डिग्री सेल्सियस राइज देखा है। तो जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का हमारा टारगेट है, उसे अगर अचीव करना है, पेरिस एग्रीमेंट का टारगेट, तो ग्लोबल एमिशंस को कम से कम 43% तक रिड्यूस होना होगा 2030 तक। ठीक है। तो जो मेन अप्रोचेज़ हैं जियो इंजीनियरिंग की, पहला तो सबसे जो भी बताया आपको, सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट, जिसमें इनकमिंग सोलर रेज को आप रिफ्लेक्ट कर देते हो ताकि अर्थ का टेम्परेचर को रिड्यूस किया जा सके। फिर दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्नोलॉजीज़, जिसके अंदर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से रिमूव किया जाता है। और उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजीज अपनाई जाती हैं? कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन, जिसमें कि कैप्चर किया जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को एट द सोर्स और उसे अंडरग्राउंड स्टोर किया जा रहा है। फिर कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, जिसमें कार्बन को कैप्चर भी किया जा रहा है और पार्शली रीयूज़ किया जा रहा है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, जहाँ पर उसे स्टोर भी किया जा सकता है, या फिर बाकी को आप स्टोर भी कर सकते हो। तो एक होता है आपका डायरेक्ट एयर कैप्चर, जिसके अंदर क्या कर रहे हो आप, कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली एयर से जो है वो कैप्चर कर रहे हो या एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, और लार्ज स्केल आर्टिफिशियल ट्रीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, मतलब ट्रीज़ ही ऑटोमेटिकली जो है वो आपके एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेंगे। तो कैप्चर करना CO2 को, उसको या तो स्टोर कर लेते हो आप या फिर उसको यूज़ कर लेते हो। लेकिन जो DAC है, जो डायरेक्ट एयर कैप्चर है, इसमें टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिकल चैलेंजेस हैं। ठीक है, जबकि ये लगता तो बहुत प्रॉमिसिंग है। तो अगर हम देखें तो जो कार्बन कैप्चर और सीक्वेस्ट्रेशन है, वो ही अभी तक प्रैक्टिकली यूज़ किया जा रहा है मेथड। तो क्या प्रॉब्लम्स हैं या क्या चैलेंजेस हैं सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट करने में? तो थ्योरेटिकली तो ये बहुत पॉसिबल है, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजिकल और फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स हैं, रिस्क्स हैं। ठीक है, कि अगर आप लार्ज स्केल मैनिपुलेशन कर रहे हो नेचुरल प्रोसेस की, आप सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट अवे कर रहे हो, तो उससे अनप्रडिक्टेबल इम्पैक्ट हो सकता है ग्लोबल या फिर रीजनल वेदर के ऊपर, है ना। और कुछ एथिकल कंसर्न्स भी हैं, जैसे कि अगर आप सनलाइट को ऑल्टर कर देते हो, तो उससे जो एग्रीकल्चर या इकोसिस्टम्स और बायोडाइवर्सिटी पर इफेक्ट होगा, वो हमें अभी नहीं हम नहीं गेस कर सकते। ठीक है। और लिमिटेशंस अगर हम कार्बन कैप्चर और सिक्वेस्ट्रेशन पर देखें, तो हैवी डिपेंडेंस और ऑन दिस मेथड का मतलब है क्लाइमेट गोल्स जो है वो अभी तक प्रैक्टिकल नहीं है। तो और रीन्यूएबल एनर्जी की बजाय अगर हम सिर्फ कैप्चरिंग और सिक्वेस्ट्रेशन पर ध्यान दे रहे हैं, तो उससे $30 ट्रिलियन की हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है। और आप इतने कितनी अंडरग्राउंड साइट्स आइडेंटिफाई करोगे जहाँ पर आप कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर सकोगे, है ना। तो जो ये डायमंड डस्ट का कंसेप्ट है, ये आंसर हो सकता है ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस को से डील करने में। इसके अंदर क्या किया जाएगा, 5 मिलियन टन्स जो है डायमंड डस्ट को स्ट्रेटोस्फेयर में हर साल ओवर द नेक्स्ट 45 ईयर्स जो है वो स्प्रे किया जाएगा, जिससे कि हमारा प्लानट जो है वो 1.6 डिग्री सेल्सियस तक कूल हो जाएगा। ठीक है। तो रिसर्चर्स ने शुरू में कैल्साइट, डायमंड, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन कार्बाइड, एनाटेस, रूटाइल, इन सब को जो है वो 3D मॉडल के हिसाब से शॉर्टलिस्ट किया। लेकिन जो डायमंड पार्टिकल्स थे वो सबसे इफेक्टिव माने गए रिफ्लेक्ट करने में सनलाइट और हीट को। और डायमंड जो है वो केमिकली इनर्ट होते हैं, तो मतलब ये और भी किसी एलिमेंट से एटमॉस्फेयर में जो है वो रिएक्ट नहीं होंगे। कुछ और भी कंपाउंड्स हैं जो कि ये काम कर सकते हैं, जैसे सल्फ़र, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। लेकिन सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो
उसकी नेचुरल कूलिंग तो होती है, लेकिन उसके जो है अगर आप रिस्क देखोगे तो क्या पता वो जो है वो आर्टिफिशियली आप उसको अगर इंजेक्ट कर रहे हो तो उससे जो है वो एसिड रेन होना शुरू हो जाए और ओजोन लेयर डैमेज होने लग जाए, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया इसमें ये है कि मटेरियल ऐसा आप जो है वो स्कैटर करो जो कि सोलर रेडिएशन को स्पेस में रिफ्लेक्ट कर दे और उससे जो है अर्थ तक आने ही ना दे, और जो है उससे जो है हमारा प्लानट कूल डाउन हो जाए। लेकिन आप समझ रहे हो कि इसमें सबसे बड़ा जो है चैलेंज यही है कि इसकी जो कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा है। आपको 45 मिलियन टन्स हर साल डायमंड डस्ट चाहिए, मतलब लगभग 200 ट्रिलियन डॉलर्स की जो है इसमें खर्चा आएगा, जो कि अभी तक ग्लोबल इकोनॉमी का डबल है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्टबल बर्निंग। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए ही इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कंसर्न्स रेज किए हैं जो स्टबल बर्निंग की जा रही है पंजाब और हरियाणा में, और कंडेम किया है स्टेट्स की इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को कि वो सिलेक्टिवली पेनल्टीज़ इम्पोज कर रही हैं सब पर जो ये स्टबल बर्निंग कर रहे हैं, उन सब पर पेनल्टीज़ इम्पोज इक्वली नहीं की जा रही है। और ये एक सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट की वायलेशन है अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। तो राइट टू एनवायरनमेंट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है। सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में कहा है कि आर्टिकल 21 का मतलब राइट टू अ होलसम एनवायरनमेंट एज वेल, ठीक है। आर्टिकल 48A भी कहता है कि स्टेट की ड्यूटी है प्रोटेक्ट करना, इम्प्रूव करना एनवायरनमेंट को। शेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ HP की में भी कहा गया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा कि स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि वो प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करे एनवायरनमेंट को। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में भी कहा गया कि आर्टिकल 39E 47 48A कलेक्टिवली ड्यूटी कास्ट करता है स्टेट के ऊपर कि वो पब्लिक हेल्थ और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन सिक्योर करे, ठीक है। ऐसे ही फंडामेंटल ड्यूटी भी सिटीजन्स को कहती है कि प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करो एनवायरनमेंट को। तो फार्मर्स जो है वो स्टबल बर्निंग करते ही क्यों हैं? तो राइस और जो व्हीट स्ट्रॉज रह जाते हैं फील्ड में आफ्टर हार्वेस्टिंग, उसको जनरली फार्मर्स जो है वो जला देते हैं ताकि सीड ब्रेड प्रिपरेशन की जा सके और सीडिंग की जा सके। फार्मर्स को लगता है कि ये मेथड सबसे क्विक और चीप है कंपेयर टू अदर प्रैक्टिसेस। फार्मर्स की जो है इनपुट कॉस्ट जैसे बढ़ रही है तो वो कोई और पैसा नहीं लगाना चाहते किसी भी इक्विपमेंट में क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट करने के लिए। तो खासकर पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, NCR रीजन के जो फार्मर्स हैं वो इस एग्रीकल्चर रेजिड्यू को बर्न कर देते हैं। तो इस एग्रीकल्चर फायर से जो है मेजर कंट्रीब्यूशन हो जाता है एयर पोल्यूशन में नॉर्थ इंडिया में, और पॉल्यूटेंट्स जो है वो स्प्रेड होकर स्मॉग और एक्सट्रीम एयर क्वालिटी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट फार्मर्स के लिए खुद के लिए भी अच्छा नहीं है ये, क्योंकि हेल्थ ऑफ द सॉइल भी जो है वो ख़राब हो रही है। उससे ह्यूज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट जो सॉइल का है वो ख़त्म हो जाता है, और ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट जो है सॉइल का वो भी डिग्रेड होने लग जाता है। तो गवर्नमेंट ने सेंट्रल सेक्टर स्कीम चलाई है क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के लिए, और उसमें 50% तक जो है कॉस्ट ऑफ मशीनरी या इक्विपमेंट की फाइनेंशियल असिस्टेंस के रूप में दी जा रही है फार्मर्स को कि वो ऐसी मशीनरी परचेज़ करें ताकि क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट हो सके। और इवन जो अगर वो उसे बेचते हैं जो क्रॉप रेजिड्यू है, तो जो लेफ़्ट ओवर बायोमास होता है उसका प्रॉफिट जो होता है वो भी फार्मर्स को ही दे दिया जाता है। तो गवर्नमेंट ने पूसा डीकम्पोज़र भी जो है वो लाने का प्लान लाई है गवर्नमेंट एक्चुअली, जो कि एक बायो एंजाइम है डेवलप किया गया एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा, ताकि क्रॉप रेजिड्यू को डीकम्पोज किया जा सके। स्टेट गवर्नमेंट और बाकी एजेंसीज जो हैं वो फार्मर्स को सेंसिटाइज भी कर रही हैं हेल्दी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने के लिए। कैश इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं, नॉन फिजिकल इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं उन्हें, ठीक है। जिस तरह कि उनको पंचायत का लैंड दे दिया जाता है कि आप वहाँ पर अपने पैडी स्ट्रॉ को स्टोर कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हर सिटीज़न का फंडामेंटल राइट है जो है कि आप पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में रह सको, और इसमें कहा गया है कि अगर आप इस राइट की वायलेशन कर रहे हो तो आप जो है वो इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हो फंडामेंटल राइट्स की। तो सेक्शन 15 जो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का, उसमें क्रिमिनल पेनल्टीज़ को रिप्लेस करके फाइनेंशियल पेनल्टीज़ की गई हैं एनवायरमेंटल वायलेशंस के लिए। लेकिन ये प्रोविज़न टूथलेस हो गया है क्योंकि सेंटर ने कोई सपोर्ट सिस्टम नेसेसरी इस्टेब्लिश नहीं किया है इसके लिए, जैसे कि कोई रूल्स फ्रेम करना या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स जो है अपॉइंट करना, ठीक है। कोई भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स अपॉइंट ना होने की वजह से जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं स्टेट लेवल पर, वो कोई भी जो है वो पनिशमेंट नहीं दे पाती हैं फार्मर्स को, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडस्ट्रियल अल्कोहल।
ये टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए और इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक 9 जज बेंच जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, उन्होंने 8-1 के डिसीजन में कहा है कि स्टेट्स के पास अथॉरिटी है कि वो टैक्सेस इम्पोज कर सके अल्कोहलिक बीवरेजेस पर और इंडस्ट्रियल अल्कोहल पर भी, ठीक है। तो अगर इस डिसीजन के बाद जो है स्टेट्स की जो है रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेबिलिटीज़ और ज़्यादा एनहेंस हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो ये डिस्प्यूट क्या था एक्चुअली कि 7th शेड्यूल में 2 एंट्रीज थी, एंट्री 8 ऑफ लिस्ट 2 जिसमें कि स्टेट के पास इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर को से पे टैक्स लगाने का तो पावर थी, लेकिन एंट्री 52 जो लिस्ट 1 की थी जिसमें कि सेंटर के पास रेगुलेट करने की पावर है इंडस्ट्रीज़ को, उसकी वजह से जो है सेंटर क्या कह रहा था कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल जो है वो उनकी जुरिस्डिक्शन में आती है, क्योंकि एंट्री 8 ऑफ लिस्ट 2 और एंट्री 33 ऑफ लिस्ट 3 जिसके अंदर सेंटर को ये भी पावर मिलती है कि पार्लियामेंट अगर डिटरमिन कर सकती है कोई भी इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए इन पब्लिक इंटरेस्ट, तो उन्होंने ऑलरेडी जो है वो सेंटर ने कहा कि हमने इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 जो है वो पास किया हुआ है, उसके अंदर हमारे को ये पावर्स होनी चाहिए। तो कोर्ट का प्राइमरी कंसर्न ये था कि क्या जो टर्म इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर है उसको इंडस्ट्रियल लिक्वर या इंडस्ट्रियल अल्कोहल भी उसी को ही माना जाए। तो स्टेट्स ने आर्ग्यू किया कि उन्हें रेगुलेट करने दी जाए इंडस्ट्रियल अल्कोहल को, क्योंकि उसका मिसयूज़ करके कंज्यूमेबल अल्कोहल भी बनाई जा सकती है। तो मेजॉरिटी ने जो है वो स्टेट्स के फेवर में ही रूल किया और कहा कि इसको जो इंटॉक्सिकेटिंग लिकर को आप ब्रॉडली इंटरप्रेट करो, स्टेट्स को पावर दे दी गई इसलिए कि अल्कोहलिक ब्रीवरेजेस और इंडस्ट्रियल अल्कोहल दोनों को ही आप रेगुलेट कर सकते हो और दोनों को आप टैक्स कर सकते हो। लेकिन जो डिसेंटिंग जजमेंट थी उसमें जो है जस्टिस बीवी नगराथन ने कहा कि सेंटर के पास ये पावर होनी चाहिए इंडस्ट्रियल अल्कोहल को रेगुलेट करने के लिए। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल जो है वो बाय इट्स नेचर वो डेफिनेशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर में नहीं आती है, चाहे उसका पोटेंशियल मिसयूज़ है। उनके व्यू में सेंटर के पास कंट्रोल करने की जो पावर है इंडस्ट्रीज़ की, वो स्टेट्स को प्रिवेंट करती है कि वो रेगुलेट कर सकें इंडस्ट्रियल अल्कोहल को। तो इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं? जो मेजॉरिटी रूलिंग जो है उसने 1990 की अपनी खुद की जजमेंट को जो है वो ओवर रूल कर दिया है या ओवरटर्न कर दिया है, जिसमें कि स्टेट्स को इंडस्ट्रियल अल्कोहल को टैक्स करने की पावर नहीं दी गई थी पहले। इस डिसीजन के बाद स्टेट्स के पास एक क्रिटिकल रेवेन्यू स्ट्रीम और बढ़ जाएगा और ये रूलिंग जो है वो डेलिकेट बैलेंस जो स्टेट और सेंट्रल पावर्स है उसको एड्रेस कर रही है। इससे पहले भी जुलाई 2024 में स्टेट्स के पास जो पावर है रॉयल्टीज़ लिवाई करने की मिनरल एक्सट्रैक्शन पर, वो भी जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही दी गई थी। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ग्लोबल ग्रोथ जो है वो स्टेबल रहने की जो है प्रिडिक्शन दी गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अंदर आईएमएफ ने, और कहा है कि लेकिन वो ग्रोथ जो है वो अंडरवेलमिंग रहेगी, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक क्या है? साल में 2 बार पब्लिश किया जाता है आईएमएफ द्वारा, अप्रैल और अक्टूबर में, और इसमें फोरकास्ट दिए जाते हैं ग्लोबल ग्रोथ के, इन्फ्लेशन के, जीडीपी ग्रोथ के, कंज्यूमर प्राइसेस, करंट अकाउंट बैलेंसेस और अनएम्प्लॉयमेंट के, आईएमएफ की 190 मेंबर कंट्रीज़ की। इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि ग्लोबल ग्रोथ जो है वो स्टेबल रहेगी। इंडिया के लिए कहा जा रहा है कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो 7% रहेगी 2024 में, 5% रहेगी 2025 में। चाइना के लिए इकोनॉमी में जो है 4.8% और 4.5% रिस्पेक्टिवली ग्रोथ प्रेडिक्ट की गई है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पीएम यशस्वी स्कीम। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस और सोशल इश्यूज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इंप्लीमेंट कर रही है पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव अम्ब्रेला स्कीम है अपलिफ्ट करने के लिए स्टूडेंट्स को अदर बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस और डीनोटिफाइड ट्राइब्स में से, ताकि उन्हें क्वालिटी एजुकेशन जो है उसका एक्सेस मिल सके उनके फॉर्मेटिव ईयर्स में। तो ये स्कीम जो है, जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स थी, डॉक्टर अम्बेडकर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर ईबीसीज, अम्बेडकर प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर डीएनटीज, उन सबको कंसोलिडेट करके एनहेंस करती है, ठीक है। एजुकेशनल एम्पावरमेंट की जा रही है इसमें वल्नरेबल ग्रुप्स की। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है वो 9 से 10 क्लास स्टैंडर्ड तक के लिए स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है वो पोस्ट मैट्रिकुलेट से पोस्ट सेकेंडरी स्टेज तक के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लीजा मिशन। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नासा ने रिवील किया है फर्स्ट लुक ऑफ प्रोटोटाइप जो 6 टेलीस्कोप्स का होगा। लीसा के 3 स्पेसक्राफ्ट जो कि डिटेक्ट करेंगे ग्रेविटेशनल वेव स्पेस में। तो लेज़र इंफेरोमीटर स्पेस एंटीना मिशन एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, जिसको मिड 2030 में लॉन्च किया जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रेविटेशनल वेव्स को स्टडी और डिटेक्ट करना, और 3 स्पेसक्राफ्ट अर्थ के ऑर्बिट में उनको ट्रायंगुलर फॉर्मेट में लगाया जाएगा, जिसमें कि तीनों के तीनों में दो दो टेलीस्कोप्स लगाए जाएंगे, मतलब 6 टोटल टेलीस्कोप्स लगाए जाएंगे। और ये फर्स्ट ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर बनेगा स्पेस में, एक्सप्लोर करेगा फंडामेंटल नेचर ऑफ ग्रेविटी और ब्लैक होल्स, और ये भी प्रोब करेगा कि किस रेट पर जो है वो यूनिवर्स की एक्सपेंशन हो रही है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं उड़ान स्कीम। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान है, उड़े देश का आम नागरिक, उसको 10 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया है। तो ये रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट और रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, जिसको 2016 में लॉन्च किया गया था 10 साल के लिए, बट इसको 10 साल की और एक्सटेंशन दे दी गई है, ताकि अफोर्डेबल और एफिशिएंट एयर ट्रैवल ऑप्शंस दी जा सके रेजिडेंट्स को, जो कि टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज़ में रहते हैं, रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, या फिर रीजन्स जहाँ पर बहुत ही कम या फिर कोई एयर कनेक्टिविटी नहीं है। तो इसमें जो रिवाइवल है एग्जिस्टिंग एयर स्ट्रिप्स और एयरपोर्ट्स की, वो भी की जाएगी। और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ऑफ कोर्स नोडल मिनिस्ट्री है। तो सब्सिडीज़ और इंसेंटिव्स देना ताकि फ्लाइट्स ऑपरेट हो सके अंडर सर्व्ड और अनसर्व्ड राउट्स पर, ये गवर्नमेंट जो है इसमें प्लान करती है। ठीक है, गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट देती है एयरलाइंस को वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए, ताकि जो डिफरेंस है उनकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन और एक्सपेक्टेड रेवेन्यू का इन आइडेंटिफाइड रूट्स पर, उसको जो है वो कंपनसेट किया जा सके। ओके, so now let us see all these topics in English. So the first topic is diamond dust to cool earth. This topic is important for your environment section. So recent study in geophysical research let us explore geoengineering, specifically the solar radiation management techniques to mitigate global warming. So in this technique, what will happen is that we will be spraying millions of tons of diamond dust into Earth's upper atmosphere so as to reflect the solar radiation away from the planet, which will potentially cool it. Okay, so what is geoengineering? It involves large-scale intervention in Earth's climate system to combat the negative effects of global warming. It would include two main approaches: the solar radiation management and carbon dioxide removal. Okay, so what is the need of such geoengineering techniques? Because global temperatures are rising much above the pre-industrial levels, and if we want to meet the 1.5 degrees Celsius target as per the Paris Agreement, global emissions must be reduced by at least 43% from the 2019 levels by 2030. Okay, so what are the main approaches of geoengineering? First, as we discussed, is the solar radiation management, in which we have to reflect the incoming solar rays back to reduce Earth's temperature. Then there are carbon dioxide removal technologies, which have to remove excess carbon dioxide from the atmosphere, which includes technologies like carbon capture and sequestration, which captures CO2 at the source and store it underground. Then there is carbon capture, utilization and storage, where captured carbon is partially reused in industrial processes while the rest is stored. Then there is direct air capture, which involves extracting carbon dioxide directly from the ambient air using large scale artificial trees. So captured carbon dioxide is either stored or used, and um, of course it looks promising, but it involves significant technological and economical challenges. Okay, so the carbon capture and sequestration is the only method currently in practical use as of now. What are the challenges with the solar radiation management? Of course, it is theoretically possible, but there are significant technological and financial obstacles, because we do not know such large scale manipulation can have so many risks, including unpredictable impacts on global and regional weather patterns. Altering sunlight at such a large scale could also affect agriculture, ecosystems, and biodiversity, harming some species as well. So, what are the limitations for carbon capture and sequestration? So, of course, it is technically viable in some situations, but various studies suggest that heavy dependence on CCS to meet climate goals is not practical, and it also highlights that
CCS instead of renewable energy could add at least 30 trillion to the global cost by 2050. Also, there may not be enough suitable underground sites to safely store large quantities of carbon dioxide. So, as per this news, a study has said that diamonds can be the answer to the global climate crisis. And as per this analysis, shooting 5 million tons of diamond dust into the stratosphere each year over the course of next 45 years could cool our planet by an impressive 1.6 degrees Celsius. And researchers had already shortlisted calcite, diamond, aluminium, silicon carbide, anatase, rutile, and diamonds were found highly effective in reflecting sunlight and heat because diamonds are chemically inert, so they won't react with other elements in the atmosphere. Okay, so this is not the first time such a solution has been proposed. In fact, earlier compounds like sulfur, calcium, aluminium, and silicon were suggested previously. But and because knowing the fact that sulfur dioxide has its natural cooling effects, but artificial injection also poses certain risks as well, like the potential for acid rain and the damage to ozone layer. So central idea we have is that we should scatter some material that can reflect solar radiation into space and prevent it from reaching Earth. Okay, so the biggest obstacle, as you can see, is that uh, spraying so much of diamond dust into the atmosphere would require huge costs. It could go as high as 200 trillion, which is about double the global economy in 2023. Okay. So the next topic is stubble burning. This topic is important again for your environment section. So recently, Supreme Court has raised concerns over the ongoing issue of stubble burning in Punjab and Haryana. The court has condemned the selective enforcement of penalties and described it as violation of citizens' right or fundamental right under Article 21 of the Constitution to live in a pollution-free environment. Supreme Court in Subhash Kumar versus State of Bihar 1991 case held that Article 21 includes the right to a wholesome environment. Article 48A also puts a duty on the state to protect and improve the environment. And similarly, in Sher Singh versus State of HP case of 2014, National Green Tribunal also held that state has a constitutional obligation to protect and improve the environment. Also, we have the fundamental duty for every citizen to protect and preserve this environment. Okay, so why the farmers opt for stubble burning? So rice and wheat straws are left in the field after combined harvesting, but so they are generally burnt by the farmers to facilitate seedbed preparation and seeding. Farmers find this method as quick and cheap compared to other practices for crop residue management. Since input costs of farming is going up day by day, farmers are unwilling to further invest in equipments which would be used for crop residue management. So, these agricultural fires become a major contributor to air pollution in North India, and pollutants from these fires spread across the region, triggering smog and extreme air quality situations. So burning of crop residue also removes huge amount of nutrient from the soil, and practices like residue burning has further reduced the organic carbon content in the soil. Okay, so government has taken several steps, like a central sector scheme for crop residue management has been approved, which provides 50% of the cost of machinery or equipment as financial assistance for the purchase of machinery for farmers. And the profit, even the profit that is generated from the selling of leftover biomass, is shared with the farmers. Government has also introduced this Pusa decomposer, which is a bioenzyme developed by the Agriculture Research Institute to decompose crop residue. State governments are also sensitizing farmers on healthier practices. Punjab government had proposed to provide cash incentives to farmers for not burning stubble. It also decided to provide non-fiscal incentives to these industries in terms of availability of panchayat land for storage of paddy straw. Okay. So Supreme Court has emphasized that every citizen has a fundamental right under Article 21 of the Indian Constitution to live in a pollution-free environment. So it stressed that violations of this right go beyond mere implementation of laws. The court has criticized the ineffectiveness of the amended Section 15 of the Environment Protection Act, which has replaced criminal penalties with financial penalties for the environment violations. Why? Because this provision has become toothless, as Center has failed to establish necessary support systems like framing the rules and appointing adjudicating officers, even after 6 months of the amendment's enactment.
So the absence of appointed adjudicating officers prevent law enforcement from imposing penalties under the amended Section 15, leaving environmental violations unpunished. Okay. So the next topic is industrial alcohol. This topic is important for your economy and your polity section both. So a 9-judge bench of the Supreme Court in a 8:1 decision or 8-1 decision has ruled that states have the authority to impose taxes not just on alcoholic beverages but also on industrial alcohol. This has expanded states' revenue generating capabilities further. Okay. So, what was the dispute? So, the dispute involved two entries in the seventh schedule of the Constitution: entry 8 of the state list, entry 52 of the union list, which the entry 8 list grants states the authority on over intoxicating liquors, but entry 52 of the union list grants the center the power to regulate industries. Furthermore, entry 33 of the of the concurrent list grants the center authority over any industry on which that parliament can determine to be in the public interest. So, according to the central government, the industrial alcohol falls under its jurisdiction because Parliament has already made the Industries Development and Regulation Act of 1951. So, the court's primary concern was whether the term intoxicating liquor could also encompass industrial alcohol. So, states argued that they should be allowed to regulate industrial alcohol given its potential misuse in creating other or consumable alcohol. So, the majority judges ruled in favor of the states, saying that intoxicating liquor should be broadly interpreted, and states should have the power to tax both alcoholic beverages and industrial alcohol. But there is one dissenting opinion by Justice B.V. Nagarathan, who has said that center should retain control over industrial alcohol because industrial alcohol, by its nature, should not fall under the definition of intoxicating liquor, despite its potential misuse. In her view, centers' control over industries should prevent states from regulating industrial alcohol. So the majority may have may have overturned the Supreme Court's 1990 judgment itself, which had said that states could not tax industrial alcohol. So the court's decision will have a major impact on states' revenue, with the states being given more control over this critical revenue stream. This ruling will also address the delicate balance between the state and central powers. Okay, and it is coming just after the July 2024 judgment, in which the states were given the authority to levy royalties on mineral extraction and tax the lands where mines are located. Okay. So the next topic is World Economic Outlook. This topic is again important for our economy section. So global growth is expected to remain stable yet underwhelming as per the IMF's World Economic Outlook. So World Economic Outlook is a comprehensive report published twice a year by the IMF in April and October. It estimates and forecasts the global output growth and inflation, as well as real GDP growth, consumer prices, current account balances, and unemployment in the IMF's 190 member countries. So, global growth, as per this report, is expected to remain stable. For India, IMF has maintained that its GDP growth estimate would be 7% for 2024 and 5% for next year. And IMF expects Chinese economy to grow at 4.8% in 2024 and 4.5% in 2025. So the next topic is PM Yashasvi scheme. This topic is important for your social issues and governance section. So Ministry of Social Justice has implemented the PM Young Achievers Scholarship Award scheme for Vibrant India, which is a comprehensive umbrella scheme aimed to uplift students from other backward classes, economically backward classes, and denotified tribes with access to quality education during their formative years. Basically, it's a consolidated and umbrella scheme which has consolidated several other earlier initiatives like Dr. Ambedkar Post-Matric Scholarship Scheme for EBCs and Ambedkar Pre-Matric and Post-Matric Scheme for DNTs. The aim is to ensure a more streamlined and impactful approach and promote educational empowerment among these vulnerable groups. Okay. So under this scheme, students can avail pre-matric scholarship from class 9 to 10 and post-matric scholarship for their higher studies at post-matriculation or post-secondary stage.
Okay, so Department of Social Justice and Empowerment is implementing this scheme. So the next topic is LISA mission. This topic is important for your science and tech section. So NASA has revealed the first look of the prototype for 6 telescopes, which will help LISA's 3 spacecraft detect gravitational waves in space. So what is LISA? It is Laser Interferometer Space Antenna Mission, which is a collaborative effort between NASA and European Space Agency, which will be launched in the mid 2030s. The main objective of the mission is to detect and study gravitational waves by putting 3 spacecraft into the Earth's orbit and positioning them in a triangular format. Okay, so it will be the first gravitational wave detector in space, and the three of these spacecrafts will have 2 telescopes each. So this there will be 6 in total, and it will explore the fundamental nature of the gravity and black holes. It will also probe the rate of expansion of the universe. Okay, so the next topic is Udan scheme. This topic is important for our economy section. So Government of India has recently announced an extension of the regional air connectivity scheme Udan, that is Ude Desh Ka Aam Nagrik, for another 10 years. It's a regional airport development and regional connectivity scheme of the Union government, which was launched in 2016 for a 10-year period, and it has now been extended for further 10 years. So the primary objective of the scheme is to provide affordable and efficient air travel options to residents of tier 2 and tier 3 cities, remote areas and regions with limited or no air connectivity. Okay, so scheme will provide connectivity to underserved or unserved airports of the country through revival of existing airstrips and airports, and Ministry of Civil Aviation will of course be the nodal ministry for the scheme, and government will work in partnership with airlines to provide subsidies and incentives to operate flights on unserved and underserved routes. Government also provides financial support to airlines through a viability gap funding, so as to cover the difference between the cost of their operations and expected revenue on these identified routes. Okay, so these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.